लोग शुरू करेंगे सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र। तो सेंटर ऑफ मास टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में बांटे। पहला पार्ट क्या होगा हमारा? पहला पार्ट हो जाएगा हम लोग का कैलकुलेशन करना। सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, सेंटर ऑफ मास को हम लोग निकालते कैसे हैं। और जो हमारा सेंटर ऑफ मास पे जो अगला मॉड्यूल होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास की आवश्यकता क्यों पड़ी। सेंटर ऑफ मास नहीं रहता तो हम लोग किस प्रकार के क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाते फिजिक्स में। तो हम लोग का पूरा ध्यान रहेगा इस पूरे मॉड्यूल में, जिसमें करीब 6 से 7 लेक्चर हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग केवल और केवल कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से निकाला जाता है सेंटर ऑफ मास को। तो सेंटर ऑफ मास की जो हम लोग चर्चा करते हैं, तो सेंटर ऑफ मास के बारे में कहा गया है कि यह दिए गए सिस्टम का एक वेटेज एवरेज है और इसी वेटेज एवरेज को निकालने का जो मेथड है हम लोग उसी मेथड को देखेंगे। डिस्क्रीट सिस्टम से हम लोग शुरू करेंगे, फिर आगे चलकर इसको अप्लाई करेंगे कंटिन्यूअस सिस्टम को। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास है क्या। तो आपके पास कोई भी सिस्टम दिया गया है और वो सिस्टम के अंदर एक पार्टिकल नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार से जैसे हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। हमारे पास बहुत सारे सिस्टम हैं, ए, बी, सी, ये हो गया डी, और कहीं और ले लीजिए, ये हो गया हमारा पार्टिकल ई। और इन सभी पार्टिकल के पास अपना एक मास है। ए के मास को हम लोग मान लेते हैं एम ए, बी के मास को मान लेते हैं एम बी, ये हो गया एम सी, एम डी, और ये हो गया एम ई। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 5 पार्टिकल्स दिए गए हैं और ये 5 पार्टिकल्स मिलकर एक सिस्टम बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ई पे कोई भी इन्फ्लुएंस होगा, बाहर से यदि कोई भी फोर्स लगेगा तो उसका प्रभाव जो है अन्य पार्टिकल्स पर भी हम लोग को देखने को मिलेगा। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में कहा गया है कि यदि हमारे पास देखिए इस प्रकार से बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर यदि कोई एक सिस्टम बना हुआ है तो इस पूरे सिस्टम के अंदर कोई एक पॉइंट वैसा होगा जो इस पूरे सिस्टम के मास को अपने पास रखेगा और उस पॉइंट के पोजीशन को ही हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग उस पॉइंट को निकालेंगे कैसे? तो उस पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग सहारा लेते हैं वेटेज एवरेज का, और वेटेज एवरेज ही सेंटर ऑफ मास का रियल डेफिनेशन है। तो कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम लोग को चूज करना पड़ता है कोऑर्डिनेट, अपने मर्जी से कोई भी कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, रेफरेंस फ्रेम है ये वाला कोई, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। अब हमने जो कोऑर्डिनेट लिया है, इस कोऑर्डिनेट के ओरिजिन से हमारे पास जितना भी पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स के पोजीशन को शो करें। जैसे मान लेते हैं हमारा ओरिजिन ये वाला हो गया O, और यहां से जो E का पोजीशन है इसके पोजीशन को मान लेते हैं वेक्टर RE। ये देखिए इसका पोजीशन हो गया वेक्टर RE। इसी प्रकार से हमारे पास जो मास A है इसका पोजीशन हो गया वेक्टर RA। फिर हमारे पास मास D है, इसका पोजीशन देखिए हम लोग मान लेते हैं, ये हो गया वेक्टर RD। फिर हमारे पास एक और मास है C, इसके पोजीशन को भी हम लोग दिखा देते हैं कुछ इस प्रकार से, इसका पोजीशन है RC। और एक और मास हमारे पास बचा हुआ है B, इसके पोजीशन को भी हम लोग दिखा देते हैं कुछ इस प्रकार से कि जो इसका पोजीशन है वो है वेक्टर R।
तो हमारे पास डिफरेंट बहुत सारे पार्टिकल्स दिए गए थे, उन सभी पार्टिकल्स का निकालना है हमको सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहला प्रोसेस हम लोग क्या किए कि अपना एक कोऑर्डिनेट लिए। ये देखिए हमारा XYG, ये हमारे द्वारा चूज किया गया है। तो इसको चूज करने के बाद हमारे पास जितना भी मास दिया गया था उन सभी मास के हम लोग पोजीशन को डिफाइन किए अपने द्वारा चूज किए गए कोऑर्डिनेट के थ्रू। अब इसके बाद क्या करना है कि जो भी मास है पार्टिकल का, उस पार्टिकल के मास को मल्टीप्लाई करते हैं दिए गए पोजीशन से। यानी कि Me को मल्टीप्लाई करेंगे Re से, उसी प्रकार Mb को मल्टीप्लाई करेंगे Rb से, और Md को मल्टीप्लाई करेंगे Rd से। और उसके बाद इन सभी मल्टीप्लिकेशन को आपस में जोड़ दें। जैसे देखिए A से हम लोग शुरू करते हैं, तो Ma इंटू वेक्टर RA। Ma क्या हो गया? A पार्टिकल का मास हो गया, और RA क्या हो गया? A पार्टिकल का पोजीशन हो गया, प्लस Mb इंटू वेक्टर RB प्लस MC इंटू वेक्टर RC प्लस MD इंटू वेक्टर RD प्लस ME, हमारे पास E पार्टिकल है, तो ME इंटू वेक्टर RE। हमने क्या किया, सारे पार्टिकल्स को उसके पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है इन सभी को आपस में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या करना है? जोड़ने के बाद इसमें हम लोग को डिवाइड करना है, भाग देना है। भाग किससे देना है? तो जितने भी यहाँ पे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं उन सभी पार्टिकल्स के मास को आपस में सम कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Ma प्लस Mb प्लस MC प्लस MD और प्लस ME। तो इतना प्रोसेस करने के बाद, इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू हमको मिलता है वेक्टर के फॉर्म में, हमेशा इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर देखिए पूरा वेक्टर फॉर्म है, नीचे जो स्केलर है, इसको सोल्व करेंगे तो हमें एक वेक्टर मिलेगा। तो जो वेक्टर पोजीशन हमें मिलता है उसी वेक्टर पोजीशन को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। और यही वेटेज एवरेज निकालने का प्रोसेस भी है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग याद रखेंगे और यही हमारा बन जाता है सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। जितना भी पार्टिकल्स दिया गया है उन सभी पार्टिकल्स के मास को मल्टीप्लाई किया जाता है उसके पोजीशन वेक्टर से, और ये काम सभी मास के साथ करेंगे, फिर उन सभी को आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उन सब को जो है डिवाइड कर देते हैं, जितने भी पार्टिकल्स है उन सभी पार्टिकल के मास के सम से। तो इतना करने के बाद जो पोजीशन वेक्टर हमको मिलता है उसी पोजीशन वेक्टर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। यानी कि हमको एक पॉइंट मिलेगा, इतना सारा पॉइंट के बदले 5 पॉइंट के बदले हमको केवल मिलेगा एक पॉइंट। ये देखिए एक पॉइंट। और आगे जब हम लोग काइनेमेटिक्स देखेंगे सेंटर ऑफ मास का, तो उसमें जो है इस पार्टिकल, ये पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है, वो सब हमें देखना ही नहीं है। हमें केवल और केवल इसी पॉइंट को देखना है जो पॉइंट हमें सेंटर ऑफ मास को बताएगा। यूजेज हम लोग सीखेंगे इसका। फिलहाल हम लोग सीखते हैं कि इस फॉर्मूला का हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो देखिए तो यहां से हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया है सेंटर ऑफ मास का। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला हमारा कुछ इस प्रकार से था कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होता है वो इक्वल होता है m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 प्लस डॉट 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 m1 प्लस m2। इसको लिखने का एक और तरीका है समेशन ऑफ mi ri, जहां i का मान 1 से लेकर n तक जाएगा, डिवाइडेड बाई
समेशन ऑफ तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। और डिस्क्रीट सिस्टम किस प्रकार से ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, वो सारा का सारा चीज हमको इस RCOM से पता चलता है, मतलब सेंटर ऑफ मास से पता चलता है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। ये जो पोजीशन वेक्टर है RCOM, इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग x, y और z ये तीन अलग अलग डायरेक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इस r वेक्टर के साथ x भी ऐड है, y भी ऐड है और z भी ऐड है। तो इसको हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस वेक्टर r को। अगर हम लोग केवल और केवल x डायरेक्शन में जानना चाहें कि सेंटर ऑफ मास x डायरेक्शन में किस पॉइंट पे है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 बटा m1 प्लस m2। बाई सेंटर ऑफ मास इसी प्रकार जाना चाहेंगे कि बाई में y एक्सिस में सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, तो वो हमको कैसे पता चलेगा, तो y सेंटर ऑफ मास m1y1 प्लस m2y2 और बटा m1 प्लस। इसी प्रकार हम लोग z एक्सिस पर भी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाल सकते हैं, m1z1 प्लस m2z2 बटा m1 प्लस m2। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का वेक्टर फॉर्म, यहाँ पे वेक्टर है। और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास का कंपोनेंट फॉर्म, कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो x एक्सिस पे कहाँ लाइज कर रहा है, y एक्सिस में कितना है और z एक्सिस में कितना है। तो यहां से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, किस प्रकार से जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग टैकल करेंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे थ्योरी की ओर। तो मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट पार्टिकल दिया गया है, हमारे पास 2 पॉइंट पार्टिकल दिया गया है। एक पॉइंट पार्टिकल A है और दूसरा है B। इसका मास मान लीजिए कुछ भी 5 kg और इसका मास है 10 kg, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सपोज करते हैं हम लोग को पता है, मान लेते हैं वो है 5 मीटर। तो हमको निकालना है कि इस दोनों पार्टिकल से जो सिस्टम बना है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ होगा। तो फिर से वही मेथड, सबसे पहले हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग को एक कोऑर्डिनेट चूज करना है। तो कोऑर्डिनेट हम लोग कहीं भी चूज कर सकते हैं, यहाँ भी चूज कर सकते हैं, इधर भी चूज कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी कोऑर्डिनेट यूज करना है हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इस A का पोजीशन निकालना पड़ेगा, फिर इस B का पोजीशन निकालना पड़ेगा। पोजीशन निकालने के बाद सबका वेटेज एवरेज निकालना पड़ेगा। तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है कितना क्लेवरली, कितना अच्छी तरीके से आप ये कोऑर्डिनेट को चूज करते हैं। आपका जितना आसान ये कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर ऑफ मास निकालना उतना आसान होगा। तो इस प्रकार के जब हमारे पास 2 पार्टिकल का सिस्टम देता है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि किसी एक मास को आप सेंटर पे रख दो। आपका जो कोऑर्डिनेट आप चूज कीजिएगा उसका सेंटर पर रख दीजिए किसी एक मास को। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ये जो 5 kg है, ये 5 kg हमारा ओरिजिन है O, तो इसके ऊपर गया y एक्सिस, और इस डायरेक्शन में जो है हमारा क्या है, x एक्सिस है। तो अब यहां से जो है हम लोग को निकालना है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। तो इस 5 kg का पोजीशन यदि हम लोग देखते हैं, तो 5 kg का पोजीशन क्या है, मेरा 0 है। और इस 10 kg का पोजीशन देखते हैं, तो इस 10 kg का जो पोजीशन है वो x डायरेक्शन में है, और इस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है 5 मीटर। तो यदि हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास निकालें, तो ये हो जाएगा m1 r1 प्लस
m2 r2 बटा m1 प्लस m2। m1 5 kg मल्टीप्लाई बाय, तो हमने जो कोऑर्डिनेट लिया है इसमें m1 का पोजीशन, m1 खुद ओरिजिन पे है, इसका मतलब इसका पोजीशन क्या हो गया 0, प्लस m2, m2 मेरा कितना है 10 kg और मल्टीप्लाई बाई r2। r2 इस 10 kg का पोजीशन क्या है तो 5 मीटर है और x डायरेक्शन में है, इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे 5i कैप बटा m1 प्लस m2। 5 को 10 से जोड़िए आ जाता है 15, तो यहां से मेरा निकल के आ जाएगा 50 बटा 15 इंटू आई कैप, इतना मीटर। मीन हमारा पोजीशन वेक्टर x डायरेक्शन में होगा, x अक्ष पे होगा और उसका जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, हमारे ये जो 5 kg है इससे 50/50 काट दीजिए 3.4 अप्रॉक्स 3.4 मीटर। मीन ओरिजिन से 3.4 मीटर के आसपास होगा, 3.4 मीटर के आसपास होगा। ये देखिए यहाँ से। अब यहाँ पे देखिएगा 5 kg और 10 kg को जो मिलाने वाली लाइन है ये पूरा जो है 5 मीटर का है, जबकि मेरा जो पोजीशन वेक्टर आया है इस दिए गए सिस्टम का वो अप्रॉक्स 3.4 आया है, 3.4 आया है। ये मतलब ये जो है हमारे आधे से ज्यादा है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास हैवी वेट की ओर शिफ्ट करता है। सेंटर ऑफ मास हमेशा, जो भी मास ज्यादा भारी रहेगा हमेशा उसकी ओर रहेगा, उसके साइड ज्यादा रहेगा, और जो लो मास है उससे थोड़ा ज्यादा दूर रहता है। तो इस चीज को हम लोग देखिए, ये देखते हैं। चलिए उठाते हैं 2 पार्टिकल सिस्टम। 2 पार्टिकल सिस्टम, हमारे पास 2 पार्टिकल है, एक पार्टिकल है m1 और दूसरा पार्टिकल है m2, और मान लेते हैं यह जो है फिलहाल केवल x एक्सिस पे ही है, तो हम लोग को सिर्फ x सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ेगी। तो x सेंटर ऑफ मास को हम लोग लिख सकते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 बटा m1 प्लस m2। ये जो है हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो यदि हमारे पास 2 पार्टिकल सिस्टम है और हम लोग को पता है, हम लोग को क्या पता है कि यहाँ पे जो है इसका सेंटर ऑफ मास है, ये देखिए इस जगह पे जो है इसका सेंटर ऑफ मास है। कहीं भी हम लोग सेंटर ऑफ मास कहीं भी मान लेते हैं, फिलहाल हमको पता नहीं है तो कोई ऊपर भी मान सकता है, यहाँ पे हो सकता है सेंटर ऑफ मास को, यहाँ ले सकता है, यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास, कहीं भी जो है हम लोग सेंटर ऑफ मास को यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए सेंटर ऑफ मास को हम लोग कहीं भी लेते हैं। तो देखिए फिर से अपना कोऑर्डिनेट चूज करते हैं। ये देखिए ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट में जो m1 का पोजीशन है उसको मान लेते हैं r1, और जो m2 का पोजीशन है उसको मान लेते हैं r2, और इसके बीच में कहीं मान लेते हैं यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास है, और इस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हम लोग मान लेते हैं वेक्टर r। ये हो गया हमारा वेक्टर r। तो इस सेंटर ऑफ मास से इस m1 का डिस्टेंस कितना होगा नहीं पता है, नहीं पता है तो मान लेते हैं कि इस सेंटर ऑफ मास से जो है इस m1 का डिस्टेंस है वो है r1 डैश वेक्टर। उसी प्रकार इस सेंटर ऑफ मास से इस m2 का डिस्टेंस कितना है नहीं पता है, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है वो है वेक्टर r2 डैश। और तब हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं अपना सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सेंटर ऑफ मास m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा m1 इंटू r सेंटर ऑफ मास प्लस m2
इंटू आर सेंटर ऑफ मास बराबर, इधर देखते हैं तो इधर हो जाता है क्या, m1 r1 प्लस m2 r2, सारे मासेस को एक तरफ कर लेते हैं हम लोग, तो इधर हो जाएगा 0 इक्वल टू, इसको उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 माइनस m1 इंटू r सेंटर ऑफ मास और माइनस m2 इंटू r सेंटर ऑफ मास। जितने भी m1 है उन सभी को एक साथ रखेंगे, तो m1 यहाँ से हम लोग बाहर निकालते हैं तो यहाँ बचता है वेक्टर r1 माइनस r सेंटर ऑफ मास और फिर प्लस m2 को हम लोग बाहर निकाले, कॉमन लेंगे तो ये बचेगा वेक्टर r2 माइनस r सेंटर ऑफ, ये हो गया जी। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे जो कैलकुलेशन है इसमें आया है वेक्टर r1 माइनस r सेंटर ऑफ मास, ये देखिए वेक्टर r1 माइनस r सेंटर ऑफ मास, ये देखिए। तो जब इस दोनों वेक्टर को आपस में घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो हम लोग वेक्टर का ट्रायंगल लो जानते हैं, ट्रायंगल लो क्या जानते हैं, यदि कोई वेक्टर हमारे पास ये है वेक्टर a, दूसरा वेक्टर देखिए इस प्रकार से है वेक्टर v, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार से आता है वेक्टर c, वेक्टर a प्लस वेक्टर v बराबर वेक्टर c। तो यहाँ पे देखिए ऑरिजिन से ये सेंटर ऑफ मास तक एक वेक्टर, फिर ये देखिए सेंटर ऑफ मास से m1 तक दूसरा वेक्टर, और फिर देखिए ऑरिजिन से ये मास m1 तक तीसरा वेक्टर। तो ये देखो ट्रायंगल नियम के अनुसार यहाँ से एक रिजल्ट निकल रहा है a प्लस b बराबर c से कि वेक्टर r प्लस वेक्टर r1 डैश बराबर निकल रहा है मेरा वेक्टर r1, वेक्टर r1 निकल रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ से इस वेक्टर r को इधर लेकर चलाएं r1 वेक्टर, तो यहाँ से मेरा निकलता है वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r, देखिए वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r सेंटर ऑफ मास, ये देखो ये डिस्टेंस निकल रहा है r1 डैश निकल रहा है। तो यहाँ से हम लोग को देखने को मिलता है m1 इंटू r1 डैश और फिर देखिए प्लस m2 इंटू, ये भी देखिए r2 माइनस r सेंटर ऑफ मास, ये वेक्टर r2 माइनस r सेंटर ऑफ मास, यदि इस बड़े वेक्टर में से इस वेक्टर को घटाते हैं तो हमको क्या मिलेगा r2 डैश, तो ये हो जाएगा m2 इंटू वेक्टर r2 डैश। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, ये रिजल्ट है काफी इंटरेस्टिंग है। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हमने दिए गए मासेस का पोजीशन निकाला और उस पोजीशन का वैल्यू सपोज कीजिए r1 डैश है और इसका कितना है r2 डैश है, और जब उस दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद उसका रिजल्ट कितना आया, 0 आया। और ये केवल 2 पार्टिकल के लिए नहीं, 3 पार्टिकल भी होता तो वहां भी हमको सेम रिजल्ट मिलता, 4 पार्टिकल भी होता तो वहां भी हमको सेम रिजल्ट मिलता। मतलब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो मासेस दिया गया है आप उस मास का पोजीशन निकाल लीजिए, और पोजीशन निकालने के बाद सारे के सारे जो भी आपको ये मल्टीप्लिकेशन स्टेप से आया है उन सभी को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद वो रिजल्ट हमेशा जो है 0 के बराबर आता है। तो जैसे अब ये हमने जो क्वेश्चन किया था, हमारे पास यहाँ था कितना 5 kg था और यहाँ पे कितना था 15 kg था या 10 kg था, जो भी था 15 kg था, और इसके बीच का डिस्टेंस दे दिया था कितना 10 मीटर। कुछ इसी टाइप का सवाल था, अंक ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो हमको इसका निकालना था सेंटर ऑफ मास, तो हमने वहां पे क्या किया, हमने वहां पे किया था एक कोऑर्डिनेट लिया XYZ लिया था। अब उस कोऑर्डिनेट में हमने क्या किया 5 kg को ओरिजिन पे पुट किया था, ठीक है। ओरिजिन पे पुट करने के बाद हमने क्या किया, इस दोनों का पोजीशन हमने अपने द्वारा चूज किए गए कोऑर्डिनेट से मापा, तो एक का 0 दूसरे का 10, फिर वहां पे हमने पूरा का पूरा ये आर सेंटर ऑफ मास का जो भी हमारा फॉर्मूला है वेटेज एवरेज वाला उसको हमने अप्लाई किया था, तो मेरा सेंटर ऑफ मास निकल गया था। तो ये मैटर काफी इजीली भी सोल्व हो सकता है यदि हम लोग को ये बातें पता हो तो यदि हम लोग इसको अप्लाई करें इस पे तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा इस मेथड से।
तो यदि हम लोग इस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो हमको अभी भी पता नहीं है कहाँ सेंटर ऑफ मास है, तो मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे, यहाँ पे जो है इसका सेंटर ऑफ मास है सी, और इस सेंटर ऑफ मास से इस 5 kg का डिस्टेंस हमको नहीं पता है, मान लेते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास से 15 kg का डिस्टेंस 10 - x, 10 - x, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। और अब इस पे अप्लाई कर दीजिए ये, मतलब 5 kg मल्टीप्लाई बाई कितना x नेगेटिव में, और प्लस फिर ये देखिए 15 kg, और अब इसमें मल्टीप्लाई कर दें कितना 10 - x इक्वल टू 0। हमको इस x का वैल्यू निकालना है, जो x का वैल्यू है वही हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का। तो चलिए निकालते हैं, तो हो जाएगा कितना -5x प्लस 150 माइनस 15x इक्वल्स टू 0, 15 5 20 माइनस 20x प्लस 150 इक्वल टू 0, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा कितना माइनस में 20x इक्वल टू 150, तो x इक्वल टू हो जाएगा 150/20, 7 पॉइंट समथिंग। फिर से देखिए 7 पॉइंट समथिंग आया है, 7 पॉइंट कुछ आया है, इस x का मान 7 आया है, इसका मतलब ये हुआ कि इस मास से सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस 7 है। फिर से देखिए वही बात, सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवी मासेस की ओर लाइज करता है, तो 10 का आधा होता है 5, 10 का आधा कितना होता है 5, लेकिन हमारा सेंटर ऑफ मास कितना पे डिस्ट कर रहा है 7, मतलब ये फिर से किस ओर होगा, तो 15 kg के काफी पास। इस चीज को देखिए यहां से भी लोग निकाल सकते हैं, M1 डैश वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ M2 R2 डैश वेक्टर। रेशियो लेते हैं मास का पोजीशन का, तो M1/M2 इक्वल टू R2 डैश वेक्टर बटा R1 डैश वेक्टर, इसका मॉड ले लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास जो है, मास को उसके पोजीशन के इनवर्स रेशियो में बांटता है। मास हल्का है तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस उससे दूर होगा, और मास यदि भारी है तो सेंटर ऑफ मास उसके नजदीक होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हमेशा मास के मैग्नीट्यूड का इनवर्स होता है व्युत्क्रमानुपाती में। तो ये जो पॉइंट हम लोगों ने निकाला, इससे आर सेंटर ऑफ मास से हम लोगों ने जो ये पॉइंट निकाला है, ये हमारे आगे के आने वाले लेक्चर्स में और बहुत सारे क्वेश्चंस को एक लाइन में सोल्व करने के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, और भी इस सेंटर ऑफ मास पे बहुत सारी बातें करनी है। तो हम लोग मिलते हैं अगले मॉड्यूल में।